तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब आज हम ऑटिज्म को लेकर चर्चा करने वाले हैं। वो बच्चे जो ऑटिज्म का शिकार होते हैं जिन्हें हम स्पेशल एबल चाइल्ड भी कहते हैं, तो सबसे पहले जानना ये जरूरी हो जाता है कि ऑटिज्म है क्या। जी देखिए, ऑटिस्टिक बच्चों की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे कॉमन चीज ऑटिस्टिक बच्चों में देखी जाती है वो होती है सोशली बच्चों का इंटरेक्ट नहीं कर पाना। आज अगर एक छोटे बच्चे को हम बुलाते हैं, अगर वो बच्चा हमसे अनजान भी है, अपने पेरेंट्स के साथ है, हम अगर उसे बुलाएंगे, उसे हाई करेंगे, हेलो करेंगे या बुलाने की कोशिश करेंगे तो हमसे आई कांटेक्ट करेगा। ऑटिस्टिक बच्चों में यही आई कांटेक्ट बहुत हद तक मिसिंग होता है। ये बच्चे जनरली सोशली आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, कोई आया गया होता है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उसको बुलाने में। तो ये सबसे कॉमन और डायग्नोस्टिक साइन है एक ऑटिस्टिक बच्चे का। और ऑटिज्म में जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता चला जाता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, एक माइलस्टोन्स होते हैं जो हर बच्चे की एज में आते हैं। माइलस्टोन्स का अर्थ है कि आज अगर एक बच्चा नॉर्मल है तो वो इतनी एज में जाकर के बोलेगा, इतनी एज में जाकर के खड़े होने लगेगा, इस एज में जाकर के वो बाहर से आने वालों को विश करने लगेगा। हर एक पर्टिकुलर एज से एसोसिएटेड कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जो एक बच्चे के केस में होते हैं। तो ऑटिस्टिक बच्चों में वो माइलस्टोन्स डिले होने लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि वो किस लेवल का ऑटिज्म है। वो माइलस्टोन्स बहुत हद तक डिलेड भी हो सकते हैं और वो कुछ डिले भी हो सकते हैं। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों में सोशल बिहेवियर का मिसिंग होना, माइलस्टोन्स का अचीव ना होना, ये कुछ कॉमन साइंस है जो हमें बताते हैं कि जो बच्चा है वो ऑटिस्टिक बच्चा है। जी डॉक्टर साहब, यूँ तो हम चर्चा करते हैं बहुत सारे ऐसे विषयों पर जो अमूमन आम हो गए हैं, तो ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके पीछे कारण क्या होता है? देखिए, ऑटिज्म के जब हम रीजंस की बात करते हैं तो मल्टीपल रीजंस हैं जिनके कारण की बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है। इनमें से कुछ कारण जेनेटिक रीजंस भी हैं, कुछ कारण ऐसे भी हैं जो गर्भावस्था के दौरान, जो प्रेगनेंसी के टाइम के दौरान होने वाले रीजंस हैं, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो हैं। वहीं तीसरे रीजंस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी भी हैं, जिसमें कई बार बहुत हाई ग्रेड जॉन्डिस होने के कारण सीजर्स आ जाना, हाई ग्रेड फीवर और मल्टीपल रीजंस, कोई ऐसे कारण जिनके कारण कि जो बच्चा था वो एकदम से बर्थ के बाद क्राई नहीं किया, डिलेड क्राइंग था, एकदम से जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की थी ब्रेन की वो पूरी नहीं की पाई। तो ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिनके कारण कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिनके कारण कि जो बच्चा है वो ऑटिस्टिक हो सकता है। इनमें से बहुत से कारण ऐसे हैं जो आयुर्वेद के माध्यम से बहुत हद तक मैनेज हो सकते हैं। यही रीज़न है कि अगर हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो अगर आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन बच्चे को सही एज पे करवाया जा सके, मिरेकलस चेंजेस नज़र आते हैं बच्चे के अंदर, बहुत अधिक रिकवर करते हैं बच्चे आयुर्वेद से ऑटिज्म के अंदर। डॉक्टर साहब, कई बार देखने को मिलता है कि ये जो बीमारी है वो अक्सर छोटे बच्चों में ज्यादा पाई जाती है, तो इतनी उम्र के अंदर इस तरह की औषधियों का सेवन कराना या आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कराना कहाँ तक जायज है? क्या उससे चेंजेस बच्चे के अंदर दिख सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि छोटी एज के अंदर बच्चे को आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करवाना, तो बिल्कुल आज अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की तो बचपन से लेकर के बड़े होने तक कुछ संस्कार ऐसे हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, जिनमें से एक होता था अन्नप्राशन संस्कार, बच्चे को खाना खिलाना। इसी प्रकार से बच्चे के बर्थ के टाइम पर भी किसी टाइम पे बच्चे को हनी या कुछ ऐसा खिलाया जाता था। डेफिनेटली जो आज के पेडियाट्रिशियंस हैं वो इसके ऊपर ऑपोजिट हैं आयुर्वेद से। लेकिन ये संस्कार जब करवाए जाते थे शुरू में तो उसका कारण ये था कि संस्कारों के बारे में बोला गया है, संस्कारों ही नाम विशिष्ट गुणांतराधानम। ऐसी चीज़ें जो अगर की जाएं तो गुणों में वृद्धि होती है। बचपन में बच्चे के कान में बाली के लिए छेद करवाना भी एक कर्णवेधन संस्कार था, जिससे बच्चे को कई प्रकार के रोगों में लाभ मिलता था। तो आयुर्वेद तो बच्चे के पैदा होते से ही बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है। आयुर्वेदिक औषधियाँ अगर बच्चे को सेवन करवाई जाती हैं पूरी तरह से सेफ है,
मेध्य रसायन जिनका कि वर्णन मैंने आगे भी कार्यक्रम में किया है, मंडूक पर्णय स्वरसा प्रयोज्या, क्षीरेन यष्टि मधुकस्य चूर्णम, रसो गुड़ुच्यास्तु, स मूल फल पुष्प खलु शंख पुष्पया, मंडूक पर्णी सेंटाला एसियाटिका का स्वरस, क्षीरेन यष्टि मधुकस्य चूर्णम, मुलट्ठी यष्टि मधु उसका दूध के साथ सेवन कराना, रसो गुड़ुच्यास्तु गिलोय टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया उसका स्वरस, स मूल फल पुष्प खलु शंख पुष्पया, शंख पुष्पी का पंचांग। ये 4 चीजें मेध्य रसायन के अंतर्गत वर्णित हैं जो ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा लाभ देती हैं। और बच्चों को ये आज की डेट में अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमने क्या किया है कि अक्सर अगर आज बच्चा एक मार्केट में कोई ब्रेन टॉनिक लेने के लिए जाता है या कोई भी ऐसी मेडिसिन लेने के लिए जाता है जो कि उसके मेधा को बढ़ाने वाली हो, तो आयुर्वेद में 2 प्रकार के ग्रुप्स हैं मेडिसिन के, संज्ञा स्थापन और उसके साथ साथ मेध्य। मेध्य ग्रुप में ज्यादा तौर पे जो मेडिसिन हैं दे आर सेरिब्रल एक्टिवेटर्स, और वहीं जो संज्ञा स्थापन है दे आर ऑपोजिट टू द एक्टिवेटर्स। तो जनरली क्या होता है कि आज एक टॉनिक अगर बच्चा मार्केट में जाता है लेने के लिए, उसमें एक्टिवेटर्स एंड नॉन एक्टिवेटर्स को मिक्स करके दे दिया जाता है, तो मेडिसिन काम नहीं करती है। तो हमने क्या किया है, खास तौर पे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक्टिवेटर्स को और डीएक्टिवेटर्स, जो एक्टिवेटर्स नहीं है, सेपरेट सिरप्स के फॉर्म में बच्चों के लिए बनाया है ताकि बच्चा आराम से उसे ले भी सके और उसके साथ साथ बच्चे के लिए उसे लेना इमीडिएट बेनिफिट देने वाला भी हो। अगर एक बच्चा ऑटिस्टिक है, उसके साथ साथ हाइपर एक्टिविटी भी उस बच्चे में है, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी एक बड़ा कॉमन साइन है ऑटिस्टिक बच्चों में, चीज़ों को फेंकना, लड़ना, झगड़ना, बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे करते हैं। तो उस वक्त उसको सेरिब्रल एक्टिवेटर्स नहीं देने हैं, उस वक्त उसे संज्ञा स्थापन औषधियाँ देनी है, उसके लिए सेपरेट सिरप्स हैं। और वहीं अगर एक बच्चा बिल्कुल आप कह सकते हो कम इंटरेक्ट कर रहा है और अदरवाइज एक्टिव नहीं है, बहुत इनएक्टिव है, उसकी टॉक कम है, उसकी स्पीच नहीं आ रही है, वो बोलना लेट कर रहा है, देन द सेरिब्रल एक्टिवेटर्स, जिन्हें कि मेध्य के अंतर्गत वर्णित किया गया है। तो बिल्कुल सेफ है छोटे से छोटे बच्चे को भी, ऑटिस्टिक बच्चे को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना। और मैं तो ये कहूंगा कि राइट एज ही वो है, क्योंकि अगर हमने बचपन का वो काल ही निकाल दिया तो जो रिफ्लेक्सेस बच्चे में डेवलप होनी है वो होंगी ही नहीं। आज अगर एक बच्चा बोल रहा है तो वो सुनता है, सुन करके रिफ्लेक्स जाती है और धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है। तो काल, समय बहुत कीमती है, तो बचपन ही राइट एज है ऑटिस्टिक बच्चे का इलाज करने के लिए।